हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। आज हम उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, हमें एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेना चाहिए लास्ट क्लास का, जिससे कि जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो एक बार रिवाइज हो जाएं और आगे फिर और अच्छे से समझ पाएंगे हम टॉपिक्स को। पहला था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और वो फेमस किस लिए थे? अपनी बुक के लिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके। देन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस in which we study about the economic problems which arises due to the scarcity of resources. Okay. नेक्स्ट था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है चॉइस की, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा सारा है और हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी अनलिमिटेड है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो राइज होती है, डेट इज़ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसमें हमने 3 मेन रीज़न डिस्कस किए थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। फर्स्ट था स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड लास्ट वन इज अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली वो इकोनॉमिक्स होते हैं जिसमें कि हम जो करंटली हमारे इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उससे डील करते हैं कि उसे एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। ओके। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे इकोनॉमिक में फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है और उसे हम कैसे सॉल्व करें ताकि ज़्यादा हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके बाद जो हमने लास्ट टॉपिक कवर अप किया था वो था ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम प्राइस थ्योरी है, शायद आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम क्या है? इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की इनकम फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फाइंड आउट करते हैं? नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पूरे नेशन की इनकम। ओके, नेशनल इनकम। चलिए, तो अब हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की? बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना वो और कुछ नहीं होती, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ना उन्हीं को सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम दिया गया है। और बाकी जो इकोनॉमी में इन 3 प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना इकोनॉमी में वो सारी इनसे ही इंटरलिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसको सिलेक्ट करते हैं और कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करना है ये देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो हम ज़्यादा अमाउंट में ना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में। इसीलिए हम इसमें सिलेक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। इसका भी जैसे नाम है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करना है। ये आप पढ़ के समझ रहे होंगे कि इसमें हम बेसिकली टेक्निक की बात करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें जो लेबर है
उसका यूज़ ज़्यादा होता है, या यूँ कह सकते हैं हम कि मशीनरी का यूज़ उसमें नहीं होता। जो भी हमें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है वो सारा लेबर के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेबर बहुत कम यूज़ होते हैं, मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम टेक्निक्स कैसे चूज़ करते हैं? टेक्निक्स तो हमने पढ़ ली, 2 टाइप की होती हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। बट हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए टेक्निक्स कैसे चूज़ करते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ भी कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें यार, तो वहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीपर रेट में हो। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमें चीपर क्या पड़ेगा, लेबर या कैपिटल। तो जो भी चीपर रेट में अवेलेबल होगा एट डेट टाइम, हम उसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने ये डिसाइड कर लिया हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है। इसके बाद हमने ये देखा कि हमें उसके लिए टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है। इट रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेट कंज्यूम द गुड्स। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कंज्यूम कौन करेगा, उसका कंज्यूमर कौन होगा। ठीक है, हम रिचर पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो पुअर हैं उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चीज़ हम किस में देखते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है उसका प्राइस फाइनल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम में सिर्फ 3 प्रॉब्लम को डिस्कस किया क्योंकि ये मेन 3 प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा भी 2 प्रॉब्लम हैं जो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज के एलोकेशन से, उसके यूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत रेयर मतलब कोई पढ़ाता है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना चाहिए हमें, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। थोड़ा एक्स्ट्रा है ये, बट अच्छा है। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उस रिसोर्स का जो यूज़ है वो इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली हो। ठीक है, कोई भी वेस्ट ना हो, इस चीज़ को हम इसमें ध्यान रखते हैं। सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए, हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी भी रिसोर्स का कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो कॉमन सी बात है वो रिसोर्सेज क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हम यूज़ करें रिसोर्सेज को तो उसे इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली करें ही, साथ में कुछ ऐसा करें कि उसकी जो ग्रोथ हो वो बनी रहे, कम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। यानी कि हम जो भी चीज़ चूज़ कर रहे हैं उसको चूज़ करने के लिए हमने कौन सी चीज़ खोई है, वो चीज़ होती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, सपोज़ आपने कुछ पैसे जमा किए, ठीक है, सपोज़ अराउंड आपने 5 लाख रुपीज़ अपना सेविंग की, और आपने उससे 2 चीज़ों के लिए सोचा। आपने सोचा या तो मैं एक वेकेशन ले लूँ, फॉरेन वेकेशन, या फिर एक न्यू कार परचेज़ करूँ। ठीक है, फिर आपने काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि आप फॉरेन वेकेशन पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप फॉरेन वेकेशन पे चले गए, तो आप जो फॉरेन वेकेशन पे गए उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो न्यू कार आपने सोची थी लेने के लिए वो नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये आपकी जो न्यू कार आप नहीं ले पाए, ये क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि इसमें मेंशन है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ वेकेशन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द मनी ऑन अ न्यू कार इज़ नॉट गेटिंग अ न्यू कार। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपकी जो सैलरी है वो 45,000 है। ओके, इसके अलावा आपको 2 ऑफ़र मिले। कितने ऑफ़र मिले? 2। पहला ऑफ़र मिला आपको 30,000 का, सेकंड ऑफ़र मिला आपको 40,000 का। तो कॉमन सी बात है, जो आपको 45,000 जिस पे अभी आप जॉब कर रहे हैं, आप उसी को चूज़ करेंगे। इन दोनों को चूज़
नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका जो अमाउंट है वो कम है। लेकिन जो आपने इन दोनों में से बेस्ट कौन सा था पहले ये बताइए। 40,000, ठीक है। तो जो 40,000 ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव 45,000 जिस पे आप रिसेंटली वर्किंग हैं उसको छोड़ के जो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, यानी कि 40,000, ये आपके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू गुड्स, यानी कि दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन्हीं को हम ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होती है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है, ठीक। अच्छा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट है इसको हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। बहुत सारे मतलब नाम होते हैं इसके जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीपीएफ ना बोल के उसे अनदर नेम से भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है, या क्वेश्चन पुटअप होते हैं अनदर नेम से। ओके, तो इसका फर्स्ट नेम क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेकेंड इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। थर्ड इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फोर्थ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये 5 इसके अनदर नेम है, ठीक है। वैसे मोस्टली से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नहीं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, अजम्पशंस फॉर पीपीएफ। पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ड्रॉ करने से पहले कुछ अजम्पशंस होती हैं, उन्हें माइंड में रख के ये ड्रॉ किया जाता है। जैसा फर्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज कैन नॉट बी चेंज्ड। पीपीएफ ड्रॉ करते टाइम जो रिसोर्सेज है वो चेंज नहीं होंगे। और पीपीएफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं उसमें सिर्फ 2 ही गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, सिंगल गुड भी नहीं लिया जाता और ना ही 3 गुड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ होता है। इसके बाद हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो फुल्ली एंड इफ़िशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। फोर्थ वन इज जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो चेंज नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज when the production of one good increases the production of another goods decreases। ये तो कॉमन सी बात है, हमारे पास 2 गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साथ, अगर हम एक का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब नॉर्मल सी बात है सेकंड गुड का जो प्रोडक्शन होगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेट इज़ MRT। एमओसी क्या होता है? अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये उसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब अगर आप 2 गुड्स को लेके चल रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो अगर एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो दूसरे गुड्स का ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। तो जो गुड 1 है उसका 1 यूनिट गेन करने के लिए आपने जो दूसरे गुड का 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया है ना, उसी को MOC शो करता है, ठीक है, कि आपने कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। ये कौन से शो करता है? MOC, यूनिट सेक्रीफाइस्ड शो करता है ओनली। अब इन केस ऑफ PPF यानी कि PP प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के केस में जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? राइजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या करता है ना, जो भी यूनिट सेक्रीफाइस हुई हैं एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए उसके रेशियो को शो करता है। किसको शो करता है? रेशियो को। ये थोड़ा ट्रायंगल यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल मैं यहाँ शो कर रही हूँ इसका मतलब क्या होता है? चेंज, कितना चेंज हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल किसको शो करता है? चेंज को शो करता है, याद रहेगी बात, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ, सपोज मेरे पास ये प्लॉट है, इसमें मैं 50% पे वीट ग्रो कर रही हूँ और 50% पे ही राइस ग्रो कर रही हूँ, ठीक है।
अब अगर मुझे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो मेरे को राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए लैंड और चाहिए होगी। तो सपोज़ ये 50% पे हो रहा था पहले और ये भी 50% पे हो रहा था। अगर मैंने इसका 10% और इंक्रीज़ किया तो कॉमन सी बात है, इसमें से 10% लेस हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 40, यहाँ पे कितना हो गया 60। तो अब यहाँ पे जो MRT है ये क्या शो करेगा, MRT क्या हो जाएगा, यूनिट सेक्रीफाइस कितने किए हमने 10 यूनिट्स 10%, और गेन कितना हुआ है, गेन भी 10 का हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MRT क्या हो जाएगा 1:1। इतनी बात क्लियर हुई। MRT क्या हो जाएगा हमारा 1:1। यही जो रेशियो होता है ना, यही MRT शो करता है, रेशियो शो करता है इन दोनों में। एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया, इसी रेशियो को शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPF। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ एक ही चीज़ है। दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली इसकी। फर्स्ट है PPF स्लोप्स डाउनवर्ड। उसका स्लोप किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि एक गुड्स के एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें दूसरे गुड में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ ना, एक गुड अगर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से जो स्लोप क्या होता है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ होता है। सेकेंड इज PPF इज कनकेव शेप्ड। कैसा होता है शेप्ड, कनकेव। क्यों, क्योंकि जो MRT है इनकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंटिन्यूसली राइज करता है। तो PPF कुछ इस टाइप का बनता है। देखिए ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 है, कुछ इस तरीके का बनता है। ये जो कर्व होता है ना इसे ही PPF या PPC कहते हैं। ओके, इस वाले कर्व को। क्लियर है। नेक्स्ट, चेंज इन PPF। चेंज इन PPF क्या होता है, देखो PPF अजम्पशन पे बेस्ड होता है, जैसे कि हमने भी 4-5 अजम्पशन डिस्कस की थी। ठीक है, इसमें हम क्या अजम्पशन होती है कि जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक के वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरे का डिक्रीज़ कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये क्यों चेंज होता है, ये 2 रीज़न से होता है। या तो PPF में शिफ्ट हो, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड 2 ही शिफ्ट होते हैं, या फिर उनमें रोटेशन हो PPF में, यानी कि जो कर्व है वो रोटेट हो। ठीक है, लेफ्टवर्ड रोटेट हो या राइटवर्ड रोटेट हो। अब इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट है शिफ्ट इन PPF। इसमें 2 ही तरीके का शिफ्ट होता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, जब आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, अपग्रेड होगा, यानी कि आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखिए ये इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपकी जो टेक्नोलॉजी हो वो अपग्रेड हो, न्यू टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे तब होता है। जबकि अगर आप पुरानी डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जो कि अब पुरानी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कॉमन सी बात है, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा और वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा आपका कर्व। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो PPF है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ PPF। रोटेशन भी 2 टाइप से होगा इस कर्व में। एक होगा जो कि सिर्फ X एक्सिस पे रोटेट होगा, किस पे, ओनली ऑन X एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ X एक्सिस पे रोटेशन होगा। और सेकेंड केस में क्या होगा, Y एक्सिस पे रोटेशन होगा। किस एक्सिस पे, तो Y एक्सिस पे। अब देखिए
पहले हम एक्स एक्सिस को डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस होगा ना वो रोटेट होगा। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हमने न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ। देखिए वाई एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं है, वाई एक्सिस पे ए जहाँ था वहीं है, बस ये रोटेट हुआ है इस साइड। ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, ये रोटेट हुआ है राइटवर्ड। कब कब जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सॉरी, शिफ्ट नहीं, रोटेट होगा। क्या होगा, रोटेट। शिफ्ट जब होता है जब दोनों साइड से इक्वली राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड की तरफ चेंज हो, बट इसमें एक ही एक्सिस पे चेंज हो रहा है ना ये, इसलिए से हम क्या कहेंगे, रोटेशन, या रोटेट हो रहा है। सिमिलरली हम इसमें वाई एक्सिस का देखते हैं। जब वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस पे जो भी हमारी कमोडिटी है उसकी जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो है ये कर्व जो है पीपीएफ ये रोटेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चेंजेस कहाँ हैं, तो वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो कम्युनिटी है उसकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ है। तो अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, तो ये कर्व किस साइड शिफ्ट होगा, तो राइटवर्ड। और जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो राइटवर्ड रोटेशन होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगी। क्लियर हुआ। अगर इस अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ हमने आज इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।